हेलो दोस्तों। आज मेरी कपड़े की दुकान पर बहुत ज़्यादा ग्राहक आ रहे थे। इस वजह से मैंने जल्दी दुकान बंद नहीं की थी। ज़्यादा कमाई किसे अच्छी नहीं लगती। आज मुझे कुछ दुकान में बहुत देर हो गई थी। घड़ी पर समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। मैंने सोचा मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। मैंने अपनी दुकान बंद की और घर की तरफ चल दिया। भीगने की मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि गर्मियों के दिन थे। मेरा दुकान घर से काफी दूरी पर थी, इसीलिए मुझे हर रोज बाइक पर ही घर वापस जाना पड़ता था। आज भी मैं अपनी बाइक पर सवार होकर घर की तरफ जा रहा था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था क्योंकि मुझे अपनी माँ की चिंता हो रही थी। आज काम में इस कदर बिजी हो गया था कि माँ का भी ख्याल नहीं आया था। मैं अपनी सोच में गुम था कि अचानक मेरी नजर रास्ते में पड़ी। एक बेबस लड़की पर पड़ी थी। वह सड़क किनारे बैठी हुई थी, बारिश में बुरी तरह भीगी हुई थी। मैं रुक गया क्योंकि आज से पहले मैं सड़क पर मर्दों को यूं बैठे हुए देखा था। आज एक जवान लड़की को देखा तो हैरान रह गया था। मेरा उस लड़की के लिए दिल धड़का था, इसीलिए मैंने उसके लिए भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उसकी परेशानी दूर कर दे और उसकी रक्षा करना। मैं अपनी बाइक तेज की थी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे 3 शराबी बैठे हुए नजर आए थे। वह बड़ी अजीब सी नजरों से उस लड़की को घूर रहे थे, जैसे कोई जानवर बेटा अपने शिकार को देख रहा हो। मुझे यह सब अजीब लगा था। मैंने तुरंत अपनी बाइक रोकी। मैं एक पल के लिए सोचने लगा, अब मुझे आगे क्या करना है। दिल में ख्याल आया आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं एक बेसहारा लड़की को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। छोड़कर जाता भी कैसे। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की शक्ल घूम गई थी। मेरी बहन ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन फिर भी जो भी था, मैं एक बहन का भाई था। किसी भी औरत को देखकर मुझे अपनी बहन का ख्याल ही आता था। इसीलिए मैंने एक बार फिर से अपनी बाइक रोक ली थी। मैं उतरकर उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? वह मेरी बात सुनकर घबरा कर रह गई थी। कहने लगी, क्या यह जगह आपकी है? मैंने नाम में सिर हिलाया और बोला, नहीं, यह जगह मेरी नहीं है, लेकिन यूं सड़क पर बैठना सही नहीं है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपने घर जाओ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मैंने कहा, अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह कहने लगी, अगर रिश्तेदार होते तो क्या आज मैं आपको यहाँ नजर आती? मुझे अब उसमें दिलचस्पी होने लगी थी। बेहद खूबसूरत लड़की थी। बारिश में भीगकर उसका हुस्न और भी निखर गया था। उसके बदन पर चिपके हुए कपड़े उसकी खूबसूरती को उभार रहे थे। कुछ पल के लिए तो मेरा दिल मचल कर रह गया था। मैंने उससे कहा, अच्छा उठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वह लड़की मेरी बात सुनकर एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मुझे यह बात अजीब लगी थी। मैंने कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा जो तुम एकदम से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई? उसने नाम में सिर हिलाया। उसने कहा, मुझे आपसे डर नहीं लगता। मैं मुस्कुरा दिया था और उस लड़की को कहा कि मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और फिर सुबह तुम्हें किसी शेल्टर होम में छोड़ दूंगा। आज रात में तुम्हें यूं सड़क पर नहीं छोड़ सकता। वह लड़की खुश हो गई थी। जैसे ही वह मेरी बाइक पर बैठने लगी तो वो 3 आदमी जो उसकी अजीब नजरों से देख रहे थे, वह मेरे करीब आ गए। कहने लगे, तुम इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं बोला, इसको अपने घर लेकर जा रहा हूँ। उन तीनों में से एक कहने लगा, मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। मैं बोला, तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? वह आदमी कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और फिर बाकी 2 आदमी भी बोले, हाँ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस लड़की को छोड़कर चले जाओ। उन तीनों के चेहरे इस वक्त बड़े ही खौफनाक लग रहे थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मुझे उनसे डर लगा। फिर सोचा कि एक लड़की बेचारी उनसे कितना डर रही होगी। वह लड़की भी रोने लगी थी। वह बोली, मुझे इनसे बचा लो, जबकि वह तीनों आदमी मेरे और लड़की के आसपास घेरा डालकर खड़े हो गए थे। वह कहने लगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। यह मंजर उसके बाद ही डरावना हो गया था। मेरे लिए यही आसान था कि मैं उस लड़की को वहां छोड़कर खुद आराम से अपने घर चला जाता। इसी में शायद मेरी भलाई थी, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार मेरी बहन शीतल की शक्ल घूम रही थी। क्योंकि शीतल ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था। उसने मेरा दिल दुखाया था। उसने मेरी माँ को भी तकलीफ दी थी।
मैं उसे दिल से भुला नहीं पाया था। मुझे आज भी वह दिन बड़ी अच्छी तरह याद है। जब मैं थका हारा काम से घर आया तो शीतल मेरे सामने आकर बोली, भाई मुझे आपसे जरूरी बात करनी चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। मुझे तो यही लगा था कि वो अपनी पढ़ाई के बारे में मुझे कुछ बात करेगी। मैंने उसे कहा, हाँ तुम निश्चित होकर बात करो। शीतल कहने लगी, भाई आप मोहल्ले के लड़के विशाल को जानते हैं ना। मैंने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, हाँ जानता हूँ, तो क्या हुआ। मेरे दिल में अजीब से डर ने सिर उठाया था। कहीं वह मेरी गैर मौजूदगी में हमारे घर में ताकाझाकी तो नहीं करता, या फिर उसने मेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की। मेरी बहन कहने लगी, भाई पहले आप मुझसे वादा करें, आप मेरी बात ध्यान और शांति के साथ सुनेंगे। मैं बोला, शीतल मुझे पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना चाहती हो जल्दी कहो। शीतल कहने लगी, भाई इस कदर जल्दबाजी मत करे, आप आए माँ के कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर बात करते हैं। मेरी माँ बीमार रहती थी, उनको कुछ महीना पहले पैरालाइज का अटैक आया था। इस वजह से वह बिस्तर से लगकर रह गई थी। मेरी माँ बोलती तो थी मगर वह हरकत नहीं कर सकती थी, बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। मेरी बहन शीतल ने ही मेरी माँ का ख्याल रखा था और उन्हें संभाला था। मैं अपनी बहन के पीछे पीछे चलता माँ के कमरे में आ गया था। माँ लेटी हुई थी, उनके चेहरे पर आज भी दर्द नजर आ रहा था। कितनी लाचार और मजबूर हो गई थी, वरना इससे पहले तो पूरा घर उन्होंने अकेले ही संभाल रखा था। शीतल को तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। उससे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सारा काम मैं कर लूंगी। लेकिन कैसे एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया था। वह एकदम लाचार और मजबूर होकर दूसरों के ऊपर निर्भर हो गई थी। मैंने कहा, शीतल बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, इस कदर पहेलियां क्यों बुझा रही हो। तो वह कहने लगी, भाई मैं विशाल के साथ शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, अच्छा लड़का है। उसने मुझसे कहा था कि वो अपने घर वालों को मेरे रिश्ते के लिए लेकर आएगा, लेकिन मैंने उससे कहा कि अभी तुम अपने घर वालों को लेकर मत आना, पहले अपने घर वालों से बात करूंगी। उसकी बात पर मेरी माँ कहने लगी, हाँ बेटा शीतल ने मुझसे भी बात की थी, मगर मैंने उससे कहा कि मेरे से कोई बात मत करो, सबसे पहले अपने भाई से पूछो, अगर वह इजाजत देता है तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर दूंगी। वैसे विशाल में कोई बुराई भी नहीं है, वह एक अच्छा और समझदार लड़का है, अपनी नौकरी करता है, अच्छा कमाता खाता है और मुश्किल समय में मेरे भी काम आता है। अगर मुझे दवाई की जरूरत होती है और तुम घर पर मौजूद नहीं होते तो मैं विशाल से दवाई मंगवा लेती हूँ। मैं यह सब बातें सुनकर दंग रह गया था। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया था और मुझे खबर ही नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। असल में मैं थोड़े पुराने ख्यालात का था। लड़कियों की इस कदर आजादी मुझे पसंद नहीं थी कि वो बॉयफ्रेंड बनाए या फिर लव मैरिज करे। तब शीतल बोली, भाई विशाल का नंबर मुझसे ले ले और उससे बात कर ले। इस बात पर तो मेरा खून खौल उठा था। मैंने उठकर शीतल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझे विशाल का नंबर दे रही थी, मुझे यह बता रही थी कि उसके पास विशाल का नंबर है और वह दोनों आपस में न जाने कब से मोहब्बत का खेल रचा रहे थे। यह सब बातें मेरे बस से बाहर हो चुकी थी। मैंने उससे कहा, आज तो तुमने यह बात कर दी, आगे से मत कहना। यह ना हो कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करूं कि तुम सारी जिंदगी याद रखो। वह कुछ समय के लिए तो चुप हो गई थी। अब मेरे सीने में आग लगी हुई थी। मेरी बहन का एक गैर लड़के के साथ संबंध था और न जाने कब से था और मुझे इस बात की खबर ही नहीं थी। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था। खैर यूं ही कुछ दिन और गुजर गए थे। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास कमरे में बुलाया। कहने लगी, दीपक तुमने कोई जवाब नहीं दिया। शीतल सारा दिन मेरा सर खाती रहती है कि भाई ने क्या जवाब दिया, भाई से पूछे। मैंने कहा, माँ आप शीतल को बुलाए। माँ ने शीतल को आवाज दी। शीतल जल्दी ही कमरे में आ गई। वह कहने लगी, क्या बात है। मैं बोला, शीतल मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने अभी तक विशाल की बात करना नहीं छोड़ी है। तुम्हें पता भी है कि मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने उस दिन भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था। तुम्हें इस बात से समझ जाना चाहिए था कि मुझे तुम्हारा इस तरह का कोई भी रिश्ता पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि इस तरह चोरी छिपे प्यार मोहब्बत के रिश्ते बनाए जाए। लेकिन शीतल मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, भाई मैंने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है जो मुझे अपने काम पर शर्म महसूस होगी। मैं विशाल के बगैर नहीं रह सकती। अगर आपने एक की बजाय मुझे 100 थप्पड़ भी मारे होते तब भी मैं विशाल का नाम लेना नहीं छोड़ती। बस अब मेरे सब्र की हद हो गई थी।
मैंने शीतल का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया था। रात का समय था। मेरी माँ पीछे से आवाज देती रह गई थी। वह कहने लगी, भगवान के लिए दीपक, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, वह ना समझ है। अगर तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं शीतल को समझा दूंगी। आज के बाद वह इस बात का जिक्र तक नहीं करेगी, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ मत कहना। मैं माँ की आवाजों को नजरअंदाज करता हुआ बस आगे बढ़ता चला गया था। सुबह जब मैं माँ के कमरे में आया तो वह बहुत बेचैन थी। उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। वह कहने लगी, मेरी शीतल कहाँ है? मैंने कहा, माँ, आज के बाद आप उसका नाम नहीं लेगी। माँ मेरी तरफ बड़ी हैरत से देख रही थी। वह कहने लगी, कैसे ना नाम लूं उसका मैं? वह बेटी है मेरी। 24 साल मैंने उसको पाला है, उसे दिल का टुकड़ा बनाकर रखा है, और अब अचानक से तुम मुझे आकर कहने लगे हो कि मैं उसका नाम भी ना लूं। सीधी तरह बताओ, मुझे मेरी बेटी कहाँ है? मैं बोला, माँ, मैं उसको उसके अंजाम पर पहुंचा दिया है। यह बात सुनकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। वह कहने लगी थी, दीपक, मेरा दिल बेटा जा रहा है, मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मैं बोला, मैंने उसके साथ वही किया है जिसकी वह हकदार थी। मेरी आपसे विनती है कि आज के बाद आप शीतल का नाम इस घर में नहीं लेगी, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा और आप यहाँ पर अकेली रह जाएगी। माँ के चेहरे पर बेबसी के बादल छा गए थे। वह इतनी उदास लग रही थी कि जैसे कोई जवान विधवा हो। खैर, मैं अपनी माँ को शक्ति से मना कर दिया था। उसके बाद माँ ने मेरे सामने कभी भी शीतल का नाम नहीं लिया था, मगर उनकी बिगड़ती हालत इस बात की गवाह थी कि मेरी माँ अपनी बेटी को बहुत याद करती थी। मैं माँ को डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उन्हें कोई बहुत बड़ी टेंशन है, उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी तो यह ठीक हो जाएगी। और मैं जानता था कि उनकी टेंशन कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी शीतल कभी लौटकर वापस आने वाली नहीं थी। मैं एक बहन का भाई था, इसीलिए यहाँ सड़क पर पड़ी लड़की को देखकर मेरा दिल घबरा गया था। मैं उसे बचाना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था, मगर वह तीनों आदमी मुझे बड़ी खतरनाक इरादों से देख रहे थे, जैसे वह मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। मैं थोड़ी हिम्मत दिखाने का फैसला किया। मैंने तीनों के साथ झगड़ा किया, उनके मुंह पर मुक्के मारे और फिर लड़की को बाइक पर बिठाकर बड़ी तेजी के साथ अपने घर ले आया था। वह लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी, कहीं वह लोग आपके घर तक तो नहीं आ जाएंगे? मैंने नाम में सिर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, वह इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते। अब वो लड़की रोने लगी थी। वह बोली, आप मेरी हालत समझ नहीं सकते, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। भगवान के लिए आप एक बार गली से बाहर निकल कर देखें, वह लोग हमारे पीछे तो नहीं आए। मैंने उस लड़की को तसल्ली दी और घर से बाहर निकल के देखा था, और फिर उस लड़की से कहा कि तुम भी एक बार बाहर निकल कर देख लो, हमारे पीछे कोई नहीं आया है। वह लड़की डरते डरते बाहर निकली थी। गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। तब कहीं जाकर उसने सुकून का सांस लिया था। मैं उसे अपने घर के अंदर ले गया और एक कमरे में बिठा दिया। खुद माँ के पास चला गया। मेरी माँ लेटी हुई थी। मैंने उसे कहा, माँ, मुझे माफ कर दे, आज मैं आने में देरी कर दी। आपको भूख तो लगी होगी। माँ ने नाम में सिर हिला दिया और बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। काम वाली आई थी, वह मुझे खाना खिला गई, रात को दवाई भी दे गई है। यह सुनकर मुझे सुकून हुआ था। मैं बोला, माँ, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। माँ ने नाम में सिर हिला के कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मैं माँ को कहा, ठीक है, आप सो जाए। इतना कहकर मैं उठकर अपने कमरे में आ गया था जहाँ वह लड़की थी। मैं उसके पास गया तो वह बड़े सुकून से बैठी थी। उसके चेहरे पर अब किसी भी तरह का कोई डर नहीं था, और यह बात मुझे हैरान कर रही थी। मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगी, मेरा नाम नेहा है। मैं बोला, तुम्हें मेरे घर आकर डर नहीं लग रहा क्या? उसने नाम में सर हिलाया और बोली, नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास कैसे हो सकता है? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। वह लड़की कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको बड़े अच्छे से तरह से जानती हूँ। मैं बोला, वह कैसे? मैं तो आज से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा, तो फिर तुम मुझे कैसे जानती हो? वह लड़की कहने लगी, आप जब अपने काम से वापस घर जाते थे तो मैं आपको देखा करती थी। आप मुझे बड़े अच्छे इंसान लगे थे। आपने कभी इधर उधर ताका झाकी नहीं की थी। काम करके वापस अपने घर चले जाते थे।
रोज रोज आपको देखती रही तो मैं आपको पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं खुद को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं एक सड़क छाप लड़की थी जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, कोई खानदान नहीं था, कोई अपना नहीं था, तो फिर मैं कैसे आपको हासिल करने का सोच सकती थी। इसीलिए मैंने कभी भी दिल में यह ख्याल नहीं आने दिया कि आप मुझे मिल जाएंगे। लेकिन दिल पर तो किसी का कोई बस नहीं होता। मैं अपने दिल को राजी करने के लिए रोज आपको देखा करती थी, और देखे किस्मत में मेरे क्या लिखा था। आज आप मुझे कैसे मिल गए। आपने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे अपने घर भी ले आए हैं। मुझे आज आपके घर के बिस्तर पर सोने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप सुबह मुझे अगर शेल्टर होम भी छोड़ आएंगे तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मुझे यही लगेगा मैं अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज में जी ली है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके पास बैठकर मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं नेहा की बातें सुनकर बड़ा खुश हो गया था। जब उसने अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया कि वह मुझे पसंद करती है, तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। नेहा इतनी खूबसूरत लड़की थी कि दिल चाहता उसको देखता ही रहूं। वह भी मुस्कुराकर मुझे बातें कर रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। मैंने कहा, तुम चेंज कर लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। वह कहने लगी, लेकिन मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। दिमाग में आया मेरी बहन के कपड़े तो थे, लेकिन उसके कमरे में थे और उसके कमरे को मैंने लॉक कर दिया था और चाबी रखकर भूल गया था। मैंने उसे अपनी एक शर्ट और ट्राउजर दे दिया। मैंने कहा, यह पहन लो। वह मेरे हाथों से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो ढीले ढाले कपड़े उसके बदन पर झूल रहे थे। वह सिर्फ शर्ट और ट्राउजर में थी। ब्लैक कलर की शर्ट पहने वह मेरे सामने खड़ी थी। उसका रूप देखकर मैं नजरें हटाना भूल गया था। दिल के जज्बात मचलने लगे थे। अब मैं अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता था, लेकिन मैं जल्दी ही अपने आप को संभाला था और मैंने उससे कहा कि मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ। तुम सड़क पर क्या कर रही थी? मैं उस लड़की के साथ बातें करने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए बहाने बहाने से बात बढ़ा रहा था। पहले तो मेरा इरादा सिर्फ उसकी मदद करने का था, उसके साथ बातें करने का तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब जब उसने मेरी तारीफ कर दी तो मैं फूले नहीं समा रहा था। उस लड़की को देखकर मेरे दिल में भी मोहब्बत जागने लगी थी। वह कहने लगी, मेरा कोई खानदान नहीं है। दरअसल मेरे पापा ने अपने खानदान वालों से छुपाकर मेरी माँ से शादी की थी। उन्होंने कभी भी अपने घर में मेरी माँ को वह स्थान नहीं दिला पाया जो एक बहू का होता है। उन्होंने शुरू दिनों में यह शादी खुफिया ही रखी थी। किसी को पता नहीं था कि मेरी माँ शेखर की पत्नी है। एक दिन हमें खबर मिली कि पापा की मौत हो गई है। यह बात सुनकर मेरी माँ बहुत रोई थी। माँ ने कहा, अब हमें तुम्हारे बाप के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए। मेरी माँ मुझे लेकर मेरी दादी के घर पहुँच गई थी, लेकिन हमें वहाँ किसी ने घुसने नहीं दिया, क्योंकि माँ ने दरवाजे पर ही बता दिया था कि वह शेखर की पत्नी है और उसने मुझसे शादी की थी। उन लोगों ने समझा कि हम शायद झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें गेट से ही वापस भेज दिया। माँ यह देखकर बहुत उदास हुई थी। हर वक्त वह पापा को याद करती रहती थी। साथ ही साथ उन्हें अपने ससुराल वालों का व्यवहार भी याद आता था। वह यही कहती कि नेहा, मुझे तुम्हारे पापा ने कहा था वह हमें हमारा हक दिलवाएंगे, वह हमें अपना लेंगे, दुनिया वालों को बता देंगे कि हम दोनों उनके हैं। मगर देखो, वह तो हमें तन्हा छोड़कर चले गए। उन्होंने तो अपना वादा भी पूरा नहीं किया। अब तुम ही मुझे बताओ, हम क्या करें? हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ ने भागकर शादी की थी, इसीलिए वह वापस अपने खानदान वालों के पास भी नहीं जा सकती थी। मेरी माँ हर वक्त चिंता में रहती थी। इसी वजह से वह बीमार रहने लगी थी। यही बीमारी उनकी जान ले गई थी। अब मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। मालिक मकान ने मुझ पर बुरी नजर रखी थी। वह कहने लगा कि तुम इस घर पर रहो, मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा, मगर रात रात को मैं तुम्हारे पास आया करूंगा और खुशी खुशी दिल से मेरा स्वागत किया करना। मुझे उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और मैं घर छोड़कर आ गई। और अब मैं गलियों में फिरती रहती हूँ। कोई खाने को दे देता है तो खा लेती हूँ, और रात को मुझे कोई सोने की जगह ना मिली तो मैं वहीं सड़क के साइड में लेट गई थी। मुझे नेहा की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं बोला, तुम पर बड़ा जुल्म हुआ है, तुम्हें अपने माँ बाप की गलती की सजा भुगतनी पड़ी है। नेहा कहने लगी, आपने मुझ पर इतनी दया दिखाई, आपका मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है। एक एहसान और कर दे कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने के लिए खाना दे दे। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैं बोला, मुझे माफ कर दो,
मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि तुम भूखी होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तो मुझे बताओ क्या खाना पसंद करोगी। वह कहने लगी, आप अगर अचार के साथ ही मुझे रोटी दे देंगे तो मैं वह भी खुशी खुशी खा लूंगी। मैं बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आता हूँ। मैं घर से बाहर निकला तो हमारे मोहल्ले में ही एक छोटा सा होटल बना हुआ था। मैंने होटल वाले से पूछा, आज क्या बनाया है? तो उसने कहा, आलू पालक है, लेकर जाने हैं तो ले जाओ। मैंने ना में सिर हिलाया, बोला, नहीं, आलू पालक की जरूरत नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि मैं उसे कुछ अच्छा खिलाऊंगा, मैं उसके लिए पनीर या छोले की सब्जी ले जाता हूँ। इस टाइम वैसे भी रात के समय हमारे रोड के दूसरे साइड पर होटल बहुत है, इसीलिए मैं उस होटल को छोड़कर दूसरे होटल की तरफ बढ़ गया और मैंने उसके लिए अच्छे अच्छे खाने पैक करवाया और घर चला आया। मैं यह सोचकर मुस्कुरा रहा था कि वह लड़की इतना अच्छा खाना खाकर खुश हो जाएगी। मैं जैसे ही उसके कमरे में कदम रखा तो मेरा दिल दहल कर रह गया था, क्योंकि वह लड़की बहुत डरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह कहने लगी, मुझे बचा लो। मैं बोला, क्या हुआ? वह कहने लगी कि वह 3 आदमी यहाँ पहुँच जाएंगे, मुझे डर लग रहा है। आप चले गए थे, मुझे लगा कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी बाहर से आया हूँ, वह कहीं भी नहीं थे। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी किचन में जाकर तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। मैं किचन में गया और बर्तन में खाने का सामान निकालकर कमरे में आया तो यह देखकर जान निकल गई। मेरे कमरे के बाहर तरफ की खिड़की खुली हुई थी और तीनों आदमी मेरे कमरे में दाखिल हो चुके थे। वह कहने लगे, अब बताओ तुम्हारा क्या होगा। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। इस वक्त तो मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं था। एक मेरी माँ थी जो बिस्तर से लगी पड़ी थी। मुझे और उस लड़की को इन तीनों आदमियों ने बंदी बना लिया था। मैं बहुत घबराया हुआ था। वह तीनों आदमी हमें देखकर हंस रहे थे। वह लड़की भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वह तीनों आदमी हमें देखकर हंस रहे थे। उन तीनों आदमियों ने हमें घेरा हुआ था। वह मुझसे कहने लगे, अब बताओ तुम क्या करोगे। पहले तो बहुत हीरो बन रहे थे। मैंने नेहा से कहा कि यह खिड़की तो बंद थी, किसने खोल दी? तब नेहा मुस्कुराकर बोली, यह खिड़की मैंने ही खोली है। उसके बात सुनकर मैं बेहद घबरा गया था। मैं बोला, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, तुमने खिड़की क्यों खोल दी? नेहा हंसकर बोली, तुम मर्द जात भी क्या चीज हो, जहाँ खूबसूरत लड़की देखते हो वहीं फिसल जाते हो। अगर मेरी जगह कोई बूढ़ी औरत होती या फिर कोई बूढ़ा आदमी होता तो क्या तुम उसे अपने घर लेकर आते? यकीनन तुम ऐसा हरगिज नहीं करते। फिर वो उन मर्दों से बोली, इस घर में कोई नहीं है, एक यही लड़का है और एक इसकी माँ है, यह भी बिस्तर पर पड़ी है, हिल-जुल नहीं सकती। तुम लोग आराम से इस घर को लूटो। यह बात सुनकर मैं सांस लेना भूल गया था। आज तो हद हो गई थी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था। 2 लोग मेरे घर में चोरी का सामान इकट्ठा करने लगे, जबकि नेहा और उसका एक साथी मेरा पहरा दे रहे थे। उस वक्त मैं बेबस था, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही आधा घंटा गुजर गया और वह आदमी अभी तक मेरे घर में मौजूद थे। और फिर अचानक कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। मेरे घर के पास ही पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा था। वह लोग भी चौंक गए थे। देखते ही देखते पुलिस वाले मेरे घर की दीवारें फांदकर घर में दाखिल हो गए थे। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था। मैंने पुलिस से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि हमारे घर चोर दाखिल हो गए हैं? तो पुलिस वाले कहने लगे कि आपके घर से मिस शीतल की कॉल आई थी। इतना कहकर वह चले गए थे। मैं जल्दी से उस तहखाने की तरफ भागा जहां मैं शीतल को कैद करके रखा था। मेरी आंखों में अब आंसू बह रहे थे। तहखाने का दरवाजा खोलकर मैं जल्दी से अंदर गया। शीतल उदासी से जमीन पर बैठी हुई थी। मैं बोला, शीतल, यह सब क्या हुआ था? वह बोली, भाई, थोड़ी देर पहले तहखाना का दरवाजा खुल गया था। एक लड़की घूमती हुई इधर आई थी, उसी ने दरवाजा खोला था। शायद उसकी मुझ पर नजर नहीं पड़ी थी और वह दरवाजा खुला छोड़कर चली गई थी। मैं समझी शायद आपने खोला होगा, इसलिए मैं बाहर निकल आई थी। तब मैंने देखा एक लड़की हमारे घर में घूम फिर कर हर चीज का जायजा ले रही थी और साथ ही साथ फोन पर किसी को समझा रही थी कि घर में इस वक्त कोई नहीं है, तुम लोग आ जाओ, हम लूटपाट कर लेंगे। तब मैं जल्दी से पुलिस को कॉल कर दी थी। मैंने शीतल के सामने हाथ जोड़ दिए और रो रो कर उससे माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम जहाँ कहोगी वहीं तुम्हारी शादी कर दूंगा। शीतल हैरान थी कि आखिर मुझे क्या हुआ है, जबकि मैं उसे यह नहीं बता पाया कि मेरी बहन तुम बहुत अच्छी हो,
पसंद की शादी करने से कोई बुरा नहीं बन जाता। बुरा तो मैं था जो सड़क पर पड़ी लड़की को उठाकर अपने घर ले आया था। शायद मैं उस लड़की के साथ पाप भी कर जाता, क्योंकि मेरे दिल में उस लड़की की खूबसूरती देखकर हवस भर गई थी। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी, जबकि अपनी बहन के मुंह से किसी लड़के का नाम सुनकर मैं आंख बबूला हो गया था। मैं खुद कहाँ मजबूत किरदार का था जो अपनी बहन पर जुल्म कर रहा था। मैंने दोहरा किरदार बनाया हुआ था कि मेरी बहन तो किसी गैर का नाम भी ना ले और मैं गैर के साथ बैठकर गपशप लगाऊं। उस चीज का मुझे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली थी, मगर भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं लूटने से बच गया था। मैंने अपनी बहन की शादी विशाल से कर दी और दिल में यह वादा किया कि पसंद की शादी के कभी खिलाफ नहीं जाऊंगा। मेरे भगवान ने मुझे मेरी बहन की जिंदगी तबाह करने से बचा दिया था। मेरी माँ की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी और वह खुश हो गई थी कि उनकी बेटी सही सलामत वापस उनके पास आ गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।